हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज से हम अपने क्लास 10th का चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। केमिस्ट्री का चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। क्लास 10th की का फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं चेंज के बारे में। तो टू टाइप्स ऑफ चेंजेस आर देयर, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। चेंज का मतलब क्या होता है कि जो भी चेंजेस आते हैं, वैसे तो हमारे एनवायरनमेंट में भी बहुत से चेंजेस आते हैं। हम ये देखते हैं वेदर चेंज होता है। अभी जैसे समर का सीजन चल रहा है, वैसे ही कुछ टाइम बाद फिर रेनी सीजन आएगा, फिर विंटर सीजन आएगा। वैसे हम अपने सराउंडिंग में भी बहुत सारे चेंजेस देखते हैं। हम देखते हैं कि कैसे हम एक सीड को ग्रो करते हैं तो वो एक प्लांट बनता है, एक प्लांट फिर ट्री बन जाता है। ऐसे बहुत से चेंजेस आते हैं। तो वही चेंज हमको यहाँ पर पहले पढ़ना है। बिफोर कंसिडरिंग व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, हमको पहले ये पढ़ना पड़ेगा कि चेंज क्या होता है। उस चेंज को पढ़ने के लिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस। फर्स्ट वन इज ऑफ फिजिकल चेंज, सेकेंड वन इज ऑफ केमिकल चेंज। दो टाइप के चेंज होते हैं, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज वो होता है जो विजिबल होता है। विजिबल होने का मतलब ये है कि जो हमें दिखाई देता है। कहने का मतलब ये है कि मान लो कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसके कलर में कोई चेंज हो रहा है या फिर जिसके शेप में कोई चेंज हो रहा है। ऐसे चेंज जिसको हम देखकर बता सकते हैं कि उस सब्सटेंस में कोई चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। यहाँ पे मैंने नोट करके भी रखा हुआ है। फिजिकल चेंज क्या होता है? व्हाट इज अ फिजिकल चेंज? फिजिकल चेंज इज दैट टाइप ऑफ चेंज इन विच फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस इज चेंजेस। जहाँ पे किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज, मैंने अभी आपको बताया, कलर ऑफ द सब्सटेंस, शेप ऑफ द सब्सटेंस, वो चेंज होगा। उसका स्टेट भी चेंज हो सकता है, लेकिन कोई भी केमिकल चेंज नहीं होगा, कोई भी नया केमिकल सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। सेकेंड, विजिबल होगा। अभी मैंने आपको बताया कि वो विजिबल होगा, हम देख के बता सकते हैं कि उसमें कौन सा चेंज हुआ है। दैट इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। नेक्स्ट है, ये जो चेंज होगा वो रिवर्सिबल भी हो सकता है। जैसे हम केमिकल चेंज की अगर बात करेंगे, जब हम केमिकल चेंज पढ़ेंगे तो दैट इज इरिवर्सिबल इन नेचर, बट कुछ केसेस में जो फिजिकल चेंज होता है वो रिवर्सिबल भी होता है। एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं कि सॉल्ट को हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो रिवर्सिबल भी है। जब हम उसको हीट करेंगे तो जो वाटर होगा वो इवापोरेट हो जाएगा और जो रिमेनिंग रहेगा वो सॉल्ट रहेगा। तो दैट इज रिवर्सिबल इन नेचर। नेक्स्ट है, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, दैट इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। यहाँ पे एग्जांपल भी मैंने लिखे हैं, सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर। मान लो आप शुगर को वाटर में डिसॉल्व करते हो तो वहां पर कोई भी केमिकल चेंज नहीं है। सिर्फ चेंज क्या आ रहा है कि जो शुगर जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में थी, सॉलिड फॉर्म में थी, अब वो सॉल्यूशन के फॉर्म में हमको मिल रही है। इसका मतलब यहाँ पर क्या चेंज आया है? स्टेट में चेंज आया है। जो शुगर पहले सॉलिड के फॉर्म में थी, अब वही जो शुगर है वो सॉल्यूशन में लिक्विड के फॉर्म में है। दैट इज अ फिजिकल चेंज विच वी कैन ऑब्जर्व, जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, विजिबल हो जो। नेक्स्ट है सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन। सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन, जो आयोडीन के जो क्रिस्टल्स होते हैं, स्मॉल क्रिस्टल्स होते हैं आयोडीन के, उन क्रिस्टल्स को अगर हीट करते हो, दिस इज अ साइन ऑफ हीट, तो वो डायरेक्टली किसमें चेंज हो जाते हैं? वेपर फॉर्म में। दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। वैसे तो हमको पता है कि जब भी हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं तो वो पहले लिक्विड में चेंज होता है, देन वो वेपर या गैस में चेंज होता है। बट सब्लिमेशन इज that in which solid is directly converted into vapor phase, जहाँ पे कोई भी solid directly vapor phase में convert होता है, that is called sublimation। तो ये भी एक टाइप का physical change है। हम प्रैक्टिकल भी करते हैं अपने क्लासेस में इसका, कि जैसे ही हम आयोडीन को लेते हैं और उसको हीट करते हैं और हम उसको कवर करके हीट करेंगे तो पहले उसके वेपर जो होंगे वो किस फॉर्म में आएंगे? वेपर के फॉर्म में आएंगे। ठीक है, पर्पल कलर के वेपर्स हमको इसके दिखाई देते हैं आयोडीन के। लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर देना बंद कर देंगे, कूल डाउन करेंगे, तो वापस से उसके क्रिस्टल हमको मिल जाएंगे। वो प्योर क्रिस्टल होंगे, क्योंकि जो इम्प्योरिटी होगी वो वेपर फेज में नहीं जाएगी। तो दैट इज अनदर काइंड ऑफ फिजिकल चेंज। यहाँ पर जो हमने सब्लिमेशन के बाद जो सब्सटेंस देखा वो भी आयोडीन ही था, और जो बिफोर सब्लिमेशन हमने लिया था दैट इज ऑल्सो आयोडीन। केमिकली आयोडीन में कोई भी चेंज नहीं आया है। नेक्स्ट है चेंजिंग ऑफ वाटर इन आइस। सिंपल सा है, ये हम घर में भी देखते हैं। हम वाटर को फ्रीजर करते हैं तो वो आइस में चेंज हो जाता है। यहाँ भी कोई केमिकल चेंज नहीं है। आइस का फॉर्मूला भी क्या है?
H2O ही है, वैसे ही वाटर का फॉर्मूला भी क्या है, H2O ही है। यहाँ पे कौन सा चेंज आ रहा है, तो सिमिलरली स्टेट में चेंज हो रहा है, वाटर इज लिक्विड फॉर्म बट आइस इज अ सॉलिड फॉर्म। ओके, तो दिस इज द फिजिकल चेंज। नेक्स्ट इज केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है, जस्ट ऑपोजिट ऑफ फिजिकल चेंज। यहाँ पर जो सब्सटेंस है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म होगा जिस फॉर्म में हम पहले लेंगे केमिकल रिएक्शन। से हमें पढ़ना है, इस चैप्टर में हम बहुत से एग्जांपल यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा, यहाँ पर कोई नया सब्सटेंस बनेगा। बिफोर केमिकल रिएक्शन जो हमने लिया है, उस आफ्टर केमिकल रिएक्शन एक नया सब्सटेंस हमको मिलेगा, दैट इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज, कोई नया सब्सटेंस। इसको ऑब्जर्व हम कैसे करते हैं कि मान लो वहाँ पे कोई गैस इवॉल्व हुई है, उसके थ्रू हम देख सकते हैं, तो ये केमिकल चेंज है जो हम ऑब्जर्व करते हैं। वो भी गैस इवॉल्व हुई है, उसका हम फर्दर फिर टेस्ट करके कंफर्म करते हैं, तब वो चेंज हमें समझ आता है। नेक्स्ट, दिस इज इरिवर्सिबल यूजुअली, ये जो चेंज है वो इरिवर्सिबल होता है। मान लो आपने क्या किया, कोल को बर्न किया तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो गया, अब वापस से आप कोल को उसी फॉर्म में लेना चाहते हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो वो एक टाइप का ऐसा चेंज है दैट इज इरिवर्सिबल इन नेचर। अगर कोल को हमने बर्न कर दिया है तो वापस उस फॉर्म में कैसे पॉसिबल होगा, तो दैट इज केमिकल चेंज। ऐसे बहुत से एग्जांपल अभी हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा भी है मैंने एग्जांपल में, बर्निंग ऑफ कोल। नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। जब मैग्नीशियम को बर्न करते हैं तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ केमिकल चेंज। नेक्स्ट, मैग्नीशियम को लेते हैं हम, मैग्नीशियम ट्रिपल जो आती है उसको हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर बर्न करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। तो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ केमिकल चेंज, ये भी एक टाइप का केमिकल चेंज है। तो केमिकल चेंज का मतलब ये हुआ जहाँ पे एक नया सब्सटेंस फॉर्म होगा, जहाँ पे कोई नया सब्सटेंस मिलेगा, तो दैट इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, तो हमें इतना तो समझ में आ गया है कि एक केमिकल चेंज क्या होता है और एक फिजिकल चेंज क्या है। अब हम पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है कि केमिकल चेंजेस में, जो केमिकल चेंज हमने अभी पढ़ा है जस्ट अभी, केमिकल चेंज में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना ही केमिकल रिएक्शन कहलाता है। किसी भी केमिकल चेंज को हम कैसे डिनोट करेंगे, उसका जो डिनोशन है उसको हम कैसे शो करेंगे, वही केमिकल रिएक्शन कहलाता है, दैट इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन को लिखने का एक पैटर्न होता है, ऐसा नहीं है कि हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को कैसे भी लिख दिए हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन में दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज ऑफ रिएक्टेंट एंड सेकेंड वन इज ऑफ प्रोडक्ट। ओके, रिएक्टेंट क्या है? बिफोर केमिकल रिएक्शन whatever substance you are taking that is called a reactant. After chemical reaction whatever is formed is called a product. केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होने के पहले जो भी रिएक्टेंट या जो भी सब्सटेंस आप लेंगे दैट इज कॉल्ड अ रिएक्टेंट, और जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो जो कुछ भी मिलेगा वो एक प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट होंगे किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए। सेकेंड, केमिकल रिएक्शन को लिखने का पैटर्न, राइटिंग, हाउ टू राइट अ केमिकल रिएक्शन, हाउ टू राइट। किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम लिखेंगे कैसे, शो कैसे करेंगे। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारा राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड में हम रिएक्टेंट को शो करेंगे एंड राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट को शो करेंगे। हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हुए चलते हैं, जो एग्जांपल हमने ऊपर भी लिखा है कि मान लो हम बर्निंग ऑफ कोल की केमिकल रिएक्शन लिखना चाहते हैं यहाँ पर। तो बर्निंग ऑफ कोल, हमारा रिएक्टेंट कौन है? कोल है। बर्निंग, कोई भी सब्सटेंस बर्न होने के लिए फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है कि ऑक्सीजन का प्रेजेंस। हमको पता है जो ऑक्सीजन होता है वो कम्बशन को सपोर्ट करता है। तो कार्बन
कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, कंबशन, हीट हो रहा है यहाँ पे सब्सटेंस, इसलिए हम हीट का साइन यहाँ पर लगाएंगे। वो आगे हम और भी देखेंगे कि कार्बन, ये क्या था, बिफोर केमिकल रिएक्शन हमने क्या लिया, कार्बन लिया, ये हमारा रिएक्टेंट है। अब कम्बशन के लिए हमको पता है कि क्या रिक्वायरमेंट है हमारी, ऑक्सीजन मस्ट होता है कम्बशन के लिए, तो हमने ऑक्सीजन ले लिया है, कम्बशन मतलब जलने के लिए, और प्रोडक्ट हमारा क्या फॉर्म हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दिस इज अ राइटिंग पैटर्न ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब सेकेंड, ये तो हो गया, हमने रिएक्टेंट को लिख लिया लेफ्ट हैंड साइड में और प्रोडक्ट को लिख लिया हमने राइट हैंड साइड में। तो अब नेक्स्ट है कि जो भी रिएक्टेंट हम ले रहे हैं उनकी फिजिकल स्टेट भी होगी। फिजिकल स्टेट मतलब आपको पता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, 3 टाइप्स ऑफ स्टेट्स आर देयर। सॉलिड, या तो जो रिएक्टेंट होगा वो सॉलिड फॉर्म में होगा, या तो जो रिएक्टेंट होगा वो लिक्विड फॉर्म में होगा, या तो जो रिएक्टेंट होगा वो गैसियस फॉर्म में। तो हम उसको कैसे शो करेंगे, कोल हमने लिया तो वो सॉलिड फॉर्म में हमने लिया है, तो हम यहाँ ब्रैकेट में जी, सॉलिड फॉर्म में लिया है तो हम ये एस, इट मीन्स कोल जो है वो सॉलिड फॉर्म में, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में होगी, एनवायरनमेंट में ऑलरेडी रहती है वो, तो गैसियस फॉर्म में होगी तो जी। कार्बन डाइऑक्साइड जो फॉर्म हुआ है वो प्रोडक्ट भी हमारा गैसियस फॉर्म में है तो जी। हमने हीट किया है सब्सटेंस को तो हीट का साइन ये हमने लगा दिया है डेल्टा, इसको डेल्टा भी बोलते हैं, हीट का साइन है, ये डिनोट करता है कि हम हीट कर रहे हैं, कोई टेम्परेचर दे रहे हैं, तो इस तरीके से हम रिएक्शंस को लिखेंगे। ओके, अब नेक्स्ट है, ये तो हमने लिख लिया। मान लो कोई ऐसी रिएक्शन है जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में हो रही है, तो हम उस टेम्परेचर को यहाँ पर नोट करेंगे। ये जो एरो का साइन है उस वहाँ पर मान लो टेम्परेचर है 300, 400, जितने भी डिग्री सेंटीग्रेड में हो रही है तो वो टेम्परेचर हम यहाँ पर नोट करेंगे। मान लो कोई ऐसी रिएक्शन है जैसे कोई भी गैसियस रिएक्शन है, H2 मान लो ये गैसियस रिएक्शन है। अगर ये रिएक्शन है तो ये गैसियस रिएक्शन है, उनके लिए प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उस प्रेशर को हम यहाँ पर लिखेंगे। मान लो ये 1 atm में हो रही है ये जो रिएक्शन है आपकी, तो वो प्रेशर हम यहाँ पे नोट करेंगे। मान लो कोई रिएक्शन है जिसमें कैटलिस्ट का यूज हो रहा है, कैटलिस्ट हम आगे और देखेंगे, वैसे तो वो क्लास 11th में है कैटलिस्ट और क्लास 12th में भी है। तो अभी कैटलिस्ट वो होता है जो रिएक्शन को ऑल्टर करता है, या तो स्पीड से कर देगा रिएक्शन, जल्दी कंप्लीट कराएगा, या तो वो डिले कराएगा रिएक्शन को, रिएक्शन रेट को स्लो करेगा। तो उस कैटलिस्ट को भी हम यहाँ पर शो करेंगे। इट मीन्स रिएक्शन में आने वाली जो भी कंडीशंस हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, कोई कैटलिस्ट आपने उसमें लिया है, कौन सी स्टेट है जो रिएक्टेंट की, कौन सी स्टेट है जो प्रोडक्ट की वहाँ पे फॉर्म हो रही है, उन सारी चीज़ों को आप यहाँ पर डिनोट कर सकते हो, यहाँ पर शो कर सकते हो। तो ये है राइटिंग पैटर्न ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। कोई भी केमिकल जो इक्वेशन होगी वो 2 टाइप्स की होगी। एक होगी जो होगी स्केलेटन इक्वेशन, एक होगी जो होगी बैलेंस्ड इक्वेशन। स्केलेटन इक्वेशन वो होगी जो अनबैलेंस्ड होगी, और बैलेंस्ड इक्वेशन वो होगी जो फुली बैलेंस्ड होगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि रिएक्शन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल इक्वेशन को, किसी भी रिएक्शन को क्यों हम बैलेंस करते हैं, तो बैलेंस करने का रीजन ये होता है, हमने एक लॉ पढ़ा है क्लास 9th में भी था, मास कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एनर्जी neither be created nor be destroyed, मतलब कोई भी एनर्जी का जो फॉर्म है वो ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि किसी भी सब्सटेंस का जितना भी अमाउंट हम ले रहे हैं वो आफ्टर केमिकल रिएक्शन उतना ही हमें मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि हमने मान लो, हम सिमिलर एग्जाम्पल लेते हुए चलेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। मान लो हम यहाँ पर 1 ग्राम कोल को बर्न कर रहे हैं, तो आफ्टर केमिकल इक्वेशन जो कार्बन हमें फॉर्म होगा, जो कार्बन यहाँ पर मिलेगा, उसका भी जो मास होना चाहिए वो उतना ही होना चाहिए। कहने का मतलब ये था कि 1 ग्राम कोल को अगर बर्न कर रहे हो तो कार्बन डाइऑक्साइड में भी उसका अमाउंट उतना ही होना चाहिए, जिससे ये कहने का मतलब ये है कि
अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो सब्सटेंस कहाँ गया, जितना हमने लिया था रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद भी उतना ही मिलना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो एनर्जी है वो कंजर्व होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड एनर्जी कंजर्वेशन। हालांकि ऐसा नहीं होता है, प्रैक्टिकली जब हम इसको प्रूव करते हैं तो एनर्जी का कुछ पार्ट जो है वो, जब भी हम केमिकल रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन में हम टेम्परेचर देते हैं, प्रेशर देते हैं, जनरली हीट करते हैं, तो एनर्जी का कुछ पार्ट जो है वो एनवायरनमेंट में चला जाता है और जो हमेशा यील्ड होती है, यील्ड का मतलब जो भी प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है वो लो आती है, कम आती है। लेकिन ये एक सेटिस्फैक्शन है कि एनर्जी का लॉ क्या कहता है कंजर्वेशन का, कि जितना भी सब्सटेंस हमने लिया है वो पूरा का पूरा हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलना चाहिए, क्योंकि बाकी सब्सटेंस कहाँ गया। बट प्रैक्टिकली जब हम इसे प्रूफ करते हैं, लैब में हम कोई भी चीज़ प्रिपेयर करते हैं तो वो हमेशा जो यील्ड होगी या जो प्रोडक्ट होगा उसका अमाउंट कम आएगा। दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन, कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी है। अब आ जाते हैं व्हाट इज स्केलेटन इक्वेशन एंड व्हाट इज बैलेंस्ड इक्वेशन। स्केलेटन इक्वेशन वो होगी जो अनबैलेंस्ड होगी, जैसे कि मैंने अभी लिखा था Mg + O2 इट गिव्स MgO। यहाँ पर मैग्नीशियम तो 1 है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारा राइट हैंड साइड है। मैग्नीशियम तो 1 है, यहाँ पे भी मैग्नीशियम 1 है, एटम हम जो एलिमेंट है वो काउंट कर रहे हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो 2 एटम है इसके, लेकिन राइट हैंड साइड में 1 है, तो ये स्केलेटन इक्वेशन है। अब बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होगी, मैग्नीशियम यहाँ भी 1 है, मैग्नीशियम यहाँ पे भी 1 है, ये तो बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, ये अनबैलेंस्ड है। तो जब हम यहाँ पर 2 कर देते हैं तो ऑक्सीजन तो 2 हो जा रहा है, लेकिन मैग्नीशियम कितना है, यहाँ 1 है, तो हम यहाँ पर फिर से 2 कर देते हैं। अभी मैं पूरे स्टेप्स बताऊंगी कि कैसे हम किसी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, अब दोनों ही साइड जो नंबर ऑफ एटम है, यहाँ भी मैग्नीशियम 2 है, यहाँ भी मैग्नीशियम 2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है, का मतलब ऑक्सीजन हमेशा इसी फॉर्म में मिलता है, डाई एटॉमिक फॉर्म में। मैंने पहले भी बताया था कि स्टेबिलिटी के बारे में, जब मैंने बताया था कि कोई भी एलिमेंट जो होता है एलिमेंटल फॉर्म में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है उसकी, लेकिन ऐसे मॉलिक्यूलर फॉर्म में वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो O2 का जो मॉलिक्यूल है वो इसी फॉर्म में वो ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए वो एनवायरनमेंट में O2 के फॉर्म में मिलता है। ओके, तो इस तरीके से ये क्या है, स्केलेटन इक्वेशन थी जो पहले मैंने लिखा था। बैलेंस्ड इक्वेशन वो जो मैंने दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस किया। नेक्स्ट देखते हैं स्टेप्स, किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के स्टेप। हाउ टू बैलेंस अ इक्वेशन, हाउ टू बैलेंस। एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये है, ये इक्वेशन हमने लिया है, ये एक हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन को बर्न किया है हमने, चाहो तो यहाँ हीट का साइन लगा देते हैं। इसको बर्न करने से, हाइड्रोकार्बन को बर्न करने पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म हो रहा है। जनरली हाइड्रोकार्बन जब बर्न होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म होता है और हम हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, हाई एनर्जी, इसलिए हम एज अ फ्यूल हाइड्रोकार्बन्स को यूज करते हैं। अब कैसे बैलेंस करना है, उनके स्टेप्स हैं। सबसे पहले जो नंबर ऑफ एटम यहाँ पर प्रेजेंट है उन एटम को आपको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है, हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है, ऑक्सीजन यहाँ पर प्रेजेंट है, इतने ही मुझे एटम यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बाकी सारी चीजें उसी से ही बनी हुई है, जो मॉलिक्यूल है मेनली 3 एटम्स यहाँ पे प्रेजेंट है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बाद में बैलेंस करते, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, दोनों ही जगह ज्यादा नंबर में प्रेजेंट है। अगर कार्बन को देखिए तो यहाँ पे भी एक जगह यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे भी एक ही साइड ही कार्बन है। तो सबसे पहले हम कार्बन को बैलेंस करते हैं, क्योंकि उसके नंबर कम है, उसको बैलेंस करना इजी होगा। अब हम लिख लेते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ओके, सबसे पहले हम लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं। लेफ्ट हैंड साइड में कार्बन है 3, हाइड्रोजन है 8, ऑक्सीजन है 2। ओके, राइट हैंड साइड में हमारे कार्बन है 1, देन जो ऑक्सीजन है 2
और हाइड्रोजन लिख लेते हैं पहले। हाइड्रोजन है 2, देन 2 and 1, ऑक्सीजन इज 3। ये हमने सारे एटम्स लिख लिए हैं जहाँ पे जितने नंबर हैं लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में। अब हम इनको बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। कार्बन से स्टार्ट करते हैं। तो कुछ नहीं करना है आपको, बस एक कोएफिशिएंट ऐसा ऐड करना है जिससे कि सारे एटम जो हैं उनके नंबर बैलेंस हो जाए। जैसे कि अगर ये लेफ्ट हैंड साइड में कार्बन का नंबर 3 है, राइट हैंड साइड में कार्बन का नंबर 1 है, तो ऐसा कौन सा कोएफिशिएंट इसमें हम ऐड कर सकते हैं जिससे जो कार्बन का जो नंबर है वो सेम हो जाए। तो अगर 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो कार्बन का नंबर भी 3 हो जाता है। तो हम हमारे कौन से साइड में कर रहे हैं, हमने राइट हैंड साइड में, तो हम राइट हैंड साइड में यहाँ ऐड करेंगे कोएफिशिएंट जो हमने सामने लिखा। आपको यहाँ कहीं पे भी कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ सामने उस कोएफिशिएंट को ऐड करना है। ओके, अब हमारा कार्बन बैलेंस हो गया। इस कार्बन को बैलेंस करने से नंबर ऑफ, आपको फिर जितने बार आप कोई भी एटम बैलेंस करेंगे आपको सारे एटम्स के जो नंबर हैं वो काउंट करने हैं जिसको बैलेंस किया है उसको छोड़ करके। कार्बन को हमने बैलेंस कर दिया, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, बट कार्बन को बैलेंस करने से बाकी एटम के नंबर में चेंजेस आ रहे हैं, वो आपको ऑब्जर्व करना है। जैसे कि यहाँ तो कोई चेंज नहीं आ रहा है, कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 8 है, ऑक्सीजन 2 है, बट यहाँ पे चेंज आ रहे हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ कैसे काउंट करते हैं ऑक्सीजन का नंबर, आई एम टेलिंग यू 3 into 2, ऐसे आपको काउंट करना है। ये जो कोएफिशिएंट है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है आपको, क्योंकि ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही मिलता है O2 के फॉर्म में। तो 3 into 2, अब ऑक्सीजन का जो नंबर है वो हो गया है 3 into 2 6, प्लस यहाँ पे भी है 1, तो हो गया है नंबर 7। ओके, हाइड्रोजन का नंबर हम काउंट करते हैं। हाइड्रोजन का नंबर 2 था, यहाँ पे भी 2 है। अब बारी आती है हाइड्रोजन की। यहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर 8 है, यहाँ पर हाइड्रोजन का नंबर 2 है हमारे राइट हैंड साइड में। तो हम राइट हैंड साइड में 2 को ऐसा कौन सा कोएफिशिएंट लगाएं हम जिससे वो 8 हो जाए, ताकि हमारा हाइड्रोजन बैलेंस हो सके। तो अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, तो हमें भी वही करना है। ये कौन सा हैंड है हमारा, राइट हैंड, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अब काउंट करो, कार्बन का नंबर 3 लेफ्ट हैंड साइड में, कार्बन का नंबर 3 राइट हैंड साइड में, हाइड्रोजन हो गए 4 2 जा 8। अभी फिर से हमको हाइड्रोजन के केस में भी वही करना है, 4 2 जा 8 मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों ही साइड 8 8 हो गए। लास्ट ऑक्सीजन बस हमारा यहाँ पर बच गया है, तो ऑक्सीजन को हम देखते हैं। अब फिर से हम ऑक्सीजन के नंबर काउंट करते हैं। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पे 2 है ऑक्सीजन के नंबर, राइट हैंड साइड में हम फिर से काउंट करते हैं, 3 2 जा 6, देन 6 और 4 हो गए 10। अब ऑक्सीजन का नंबर हो गया 10। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना है, करेंगे भी तो यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है मतलब, तो यहाँ पे डायरेक्टली हमको देखना है कि हाइड्रोजन 4 2 जा 8, हाइड्रोजन तो 8 है बट ऑक्सीजन के नंबर है 4 ऑक्सीजन, 4 वहाँ पे है, 3 2 जा 6, यहाँ 2 है इसलिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इससे कोएफिशिएंट से, तो 6 + 4 हो गया 10। अब कुछ नहीं करना है। अब बारी आती है यहाँ पे राइट हैंड साइड में, क्योंकि नंबर ऑफ एटम उधर ज्यादा है यहाँ कम है, तो बैलेंस करने के लिए तब फिर से ऐसा कौन सा कोएफिशिएंट ऐड करें, तो 2 5 जा 10। तो अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर अगर हम कोएफिशिएंट 5 लगाते हैं तो दोनों ही साइड जो नंबर है वो 10 हो जाते हैं। तो दिस इज द वे टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। इस तरीके से किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम बैलेंस कर सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। अब हम कल इसके आगे का देखेंगे और इसके बाद का पार्ट देखेंगे। ओके, थैंक यू।